लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है अमेरिका को फिर से तय करना होगा कि असली अमेरिकन कौन है। लेख कहता है कि अमेरिका हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जो खुद को बदलता रहा है, जहां कोई भी मेहनत और सोच के बल पर अमेरिकन बन सकता है, सिर्फ जन्म या वंश से नहीं, बल्कि विचारों और उस सपने को अपनाकर जो अमेरिका का मूल मंत्र है। लेकिन अब संकट है। ट्रंप सरकार जन्म से मिलने वाली नागरिकता को सीमित करना चाहती है। मतलब, अगर किसी के माँ बाप अमेरिका में अवैध रूप से हैं, तो बच्चा भी नागरिक नहीं माना जाएगा। ये अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी पहचान पर चोट है। पहले भी जब यूरोप से बड़ी संख्या में लोग आए थे, तो उन्हें भी असली अमेरिकन मानने से इनकार हुआ था। लेकिन समय के साथ वही लोग अमेरिका की ताकत बने। बाद में 1965 के कानून से एशिया, अफ्रीका जैसे देशों से भी लोग आने लगे। आज फिर वही सवाल है, क्या अमेरिका एक विचार है जहां सबको जगह मिलती है, या सिर्फ उन लोगों का देश है जिनका वंश यहां से जुड़ा हो? अगर अमेरिका को एकजुट रहना है तो एक साझा पहचान बनानी होगी। शायद इसके लिए राष्ट्रीय सेवा जैसी योजना लानी पड़े, जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ काम करें। अंत में लेख कहता है अमेरिका की ताकत इसकी विविधता में है, लेकिन इस पहचान को बनाए रखने के लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। द गार्जियन के इस भावनात्मक लेख में फिलिस्तीनी विश्लेषक और लेखक अहमद नजार ने अपना निजी दर्द और एक बड़ी राजनीतिक सच्चाई को सामने रखा है। ये लेख न सिर्फ जख्मों की दास्तान है, बल्कि उस सन्नाटे पर भी सवाल उठाता है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अहमद नजार कहते हैं, जब तक दुनिया गाजा में हो रही तबाही को जनसंहार नहीं कहती, तब तक शांति की कोई उम्मीद नहीं है। वो बताते हैं कि 2 महीने पहले उनकी 6 साल की भतीजी जूरी मारी गई, और अब हाल ही में उनके 16 साल के भतीजे अली की एक ड्रोन हमले में मौत हो गई। अली एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था, गर्मी से बचने के लिए। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस सांस लेने की कोशिश कर रहा था, और फिर एक रॉकेट ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। अहमद कहते हैं कोई गलती नहीं थी, ड्रोन ने देखा, चुना और हमला किया। वो एक शांति सम्मेलन में पेरिस गए थे, जहां उन्होंने इजरायली प्रतिभागियों से बात की, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शांति की बातें तो सब करते हैं, लेकिन कोई गाजा में हो रही मौतों को जनसंहार मानने को तैयार नहीं। कुछ ने चुपचाप माना, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, जैसे सच्चाई बोलना ही शांति की राह में रुकावट हो। एक इजरायली महिला ने तो यहाँ तक कहा कि गाजावासियों को थोड़े समय के लिए कहीं और चले जाना चाहिए, जैसे निर्वासन कोई सामान्य विकल्प हो। अहमद याद दिलाते हैं, हमने 1948 में भी देखा है, जब फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला गया और फिर वापस आने नहीं दिया गया। लेख का मूल संदेश ये है, शांति तब तक नहीं आएगी जब तक लोग जनसंहार पर चुप रहेंगे। सच्चा शांति समझौता तभी होगा जब इजरायली ये स्वीकार करेंगे कि उनके नाम पर कितने लोग मारे गए हैं, और फिलिस्तीनी भी इस दर्द को लेकर इंसानियत की उम्मीद जिंदा रखें। शांति की शुरुआत सच और न्याय से होती है, दिखावे और चुप्पी से नहीं। अहमद नजार की अंतिम पंक्ति सबसे मार्मिक है, शांति की बुनियाद सबसे बुनियादी हक से शुरू होनी चाहिए, जिंदा रहने के हक से। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में लेखक ने ब्रिटेन सरकार की उस कोशिश की तीखी आलोचना की है, जिसमें वो पैलेस्टीन एक्शन नाम के संगठन को आतंकवादी घोषित करना चाहती है। ये संगठन इजराइल द्वारा गजा में हो रहे जनसंहार के विरोध में ब्रिटेन में शांति और नागरिक अवज्ञा के जरिए विरोध करता है, जैसे हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कब्जा करना या दीवारों पर नारे लिखना। लेखक बताते हैं कि कैसे सरकारें अक्सर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी कहकर बदनाम करती है। लेखक खुद 1981 में ब्रेडफोर्ड 12 केस में इसी तरह के आरोप झेल चुके हैं, जब उन्हें नस्ली हमलों के खिलाफ अपनी बस्ती की रक्षा की थी। तब भी सरकार ने उन्हें अपराधी बताया था, लेकिन जनता ने साथ दिया और वो अदालत से बरी हो गए। पैलेस्टीन एक्शन पर कोई हिंसक आरोप नहीं है, लेकिन सरकार उन्हें भी अपराधी साबित करने पर तुली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इजराइल के युद्ध उद्योग और ब्रिटेन की चुप्पी का विरोध कर रहे हैं।
लेख का मकसद ये दिखाना है कि जब सरकारें अन्याय के साथ खड़ी होती हैं, तब सच बोलना और विरोध करना ही असली नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। लेखक कहते हैं, अगर आज पैलेस्टीन एक्शन को चुप कराया गया, तो कल हर न्यायप्रिय आवाज को दबा दिया जाएगा। इसलिए ये सिर्फ एक संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि सच, इंसाफ और मानवता को बचाने की लड़ाई है। डॉन अखबार ने इस लेख में साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की संसद को अब जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ज्यादा संजीदगी दिखानी चाहिए। लेख का सवाल है, क्या इस साल का बजट जलवायु संकट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और क्या संसद ने इसमें कोई सुधार करने की कोशिश की है? असल में पाकिस्तान जलवायु बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ की संसदीय समितियां जलवायु से जुड़ी योजनाओं और बजट पर ढंग से नजर नहीं रख पा रही। हाल ही में पेश हुए बजट में जलवायु संकट से निपटने के लिए कुछ पैसे जरूर बढ़ाए गए, लेकिन सौर पैनल पर भारी टैक्स लगा दिया गया और कृषि व प्रदूषण से निपटने की योजनाओं का बजट घटा दिया गया। इस पर किसी समिति ने जोरदार सवाल नहीं उठाया। बजट में सिर्फ 7% हिस्सा जलवायु से जुड़ी योजनाओं पर रखा गया है, जबकि पाकिस्तान को 2030 तक इस मोर्चे पर अरबों डॉलर की जरूरत है। संसद की जलवायु समितियां ना तो ये देख पाई कि ये बजट पाकिस्तान के जलवायु लक्ष्यों और जमीन पर असली जरूरतों से मेल खाता है या नहीं, और ना ही कोई बड़ी मांग रख पाई कि फंडिंग कैसे और कहां से लाई जाएगी। लेख में बताया गया है कि संसद की ये समितियां चाहे तो बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, जैसे बजट से पहले पब्लिक की राय लेना, जलवायु विशेषज्ञों को बुलाना, निजी निवेश को बढ़ावा देना और खुद को बेहतर ट्रेनिंग दिलवाना। ब्रिटेन की संसद का उदाहरण दिया गया है, जहां की समितियां सरकार से सीधे सवाल करती हैं कि कार्बन उत्सर्जन कैसे घटेगा, जलवायु लक्ष्यों पर क्या काम हो रहा है। अंत में लेख कहता है कि संसद की ये समितियां अगर चाहें तो जलवायु की लड़ाई में अगुवाई कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ नाम की नहीं, असल ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये सिर्फ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं, जलवायु से जुड़ी जिंदगी और मौत के फैसलों की जिम्मेदारी है। जनसत्ता में प्रकाशित संपादकीय में हिमाचल प्रदेश पर आई प्राकृतिक आपदा को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। लेख कहता है कि हिमाचल इन दिनों कुदरत की भारी मार झेल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है, जहां बादल फटने से बाढ़ आ गई और कई गांवों का संपर्क टूट गया। कई घर बह गए, लोग लापता हैं और अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। संपादकीय में सवाल उठाया गया है कि अगर समय रहते चेतावनी देने वाली व्यवस्था मजबूत होती तो शायद इतनी जानें ना जाती। ये साफ किया गया है कि बादल फटना कोई आम मौसमी घटना नहीं है, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। पहाड़ों पर अब गर्मी बढ़ रही है और मानसून के दौरान भारी नमी व तेज गर्म हवा की वजह से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ जीवन पर कहर बनकर टूटती हैं, बल्कि कृषि जमीन, सड़कें और पुल सब कुछ तबाह कर जाती है। लेख आगाह करता है कि हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं, लेकिन इसे किसी भी सूरत में सामान्य मानना एक बड़ी भूल होगी। अब वक्त है कि मौसम के बदलते मिजाज को गंभीरता से समझा जाए और ठोस रणनीति तैयार की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी तबाही से बचा जा सके। प्रभात खबर के संपादकीय में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि अकेलापन आज एक गंभीर और जानलेवा वैश्विक समस्या बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर छठा इंसान अकेलेपन से जूझ रहा है और हर साल करीब 8.7 लाख लोगों की मौत अकेलेपन से जुड़ी बीमारी की वजह से हो रही है। लेख में बताया गया है कि अकेलापन अब सिर्फ भावनात्मक या सामाजिक समस्या नहीं रही, बल्कि ये दिल की बीमारी, डिप्रेशन, डायबिटीज और असमय मौत जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ बन चुकी है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आज जब तकनीक ने लोगों को जोड़ने के हजारों साधन दे दिए हैं, तब भी लोग पहले से ज्यादा अकेलापन और अलगाव महसूस कर रहे हैं। युवा और गरीब तबके के लोग खासकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा इस मानसिक संकट से जूझ रहे हैं। भारत में भी 22% लोग अकेलेपन के शिकार हैं। लेख ये भी बताता है कि जिन देशों में आपसी भरोसा और सामाजिक रिश्ता कमजोर होता जा रहा है, उनमें भारत भी शामिल है। अकेलेपन की कई वजह हैं: स्वास्थ्य, कमाई, शिक्षा की कमी, अकेले रहना,
डिजिटल तकनीकों का असर और खासकर स्क्रीन टाइम का बढ़ना। जो लोग समाज में पहले से ही हाशिए पर हैं, जैसे दिव्यांग, शरणार्थी, समलैंगिक, ट्रांसजेंडर, आदिवासी या जातीय अल्पसंख्यक, वो अकेलेपन का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। लेख चेतावनी देता है कि अगर अकेलेपन की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसका असर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इससे निपटने के लिए WHO ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे जागरूकता फैलाना, सरकारी नीतियों में बदलाव लाना, सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। अंत में संपादकीय संदेश देता है कि सामाजिक जुड़ाव और इंसानी रिश्ते न सिर्फ मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि जिंदगी को लंबा और बेहतर भी बनाते हैं। इसलिए अकेलेपन से लड़ना अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और सरकारी जिम्मेदारी भी बनती जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।